नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए डिक्सन में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों डिक्सन की बात की जाए Q1 के नंबर्स के बाद हमें एक करेक्शन दिखा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जब Q1 के नंबर्स आए थे मैंने आपको क्लियरली याद होगा, आपको बताया था कि डिक्सन के टॉप लाइन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं अगर पेंडेमिक को देखें, लेकिन फिर भी गैस बॉटम लाइन की बात की जाए तो मार्जिन में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिल रहा है और इसको लेके मार्केट पनिश करेगा और आपको खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है। और बताया भी था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करें। लेकिन दोस्तों इसी बीच में हमें एक अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक कमेंट्री निकल के आ रही है जो डिक्सन की तरफ से है। और साथ ही साथ दोस्तों डिक्सन का आने वाले कल का भविष्य कैसा है, क्या इधर पे एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों अभी हमें क्या मार्जिन दिखाई पड़ रहा है और कितना गिर सकता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। आई नो दोस्तों एज रिटेलर ये थोड़ा पैनिक होता है, बिकॉज अगर आप टॉप पे लेते हैं थोड़ा सा करेक्शन के बाद आपको ऐसा फील होता है कि भाई ये कहाँ तक गिर सकता है। तो जी हाँ, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों ये बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि डिक्सन कहाँ तक गिर सकता है, और साथ ही साथ जो रणनीति होने वाली है वो भी डिस्कस करूंगा और चीज़ कर दूंगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस डिक्सन के बारे में डिस्कस करें। जी हाँ दोस्तों, Q1 के नंबर्स थोड़े से हिट हमें देखने को मिले थे कोविड के सेकंड वेव की वजह से। मैं बताऊंगा कि आने वाले कल में इनकी चांसेस क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो आज के दिन हमें दोस्तों 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन दोस्तों इस गिरावट में भैया एकोमुलेशन हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे स्टॉक में अगर बैड क्वार्टर आता है तो वहाँ पर ट्रेडर निकलते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इन सब कंपनी पे जी हाँ दोस्तों ऑफकोर्स एक दाव हो सकता है, बिकॉज डिक्सन आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा बूम कर सकता है। बिकॉज इनके अंदर ग्रोथ की जो प्रायोरिटी है गाइस, जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी जगह पे अपने प्रेजेंस को मजबूत कर रहे हैं, जो दोस्तों आने वाले कल में इनको बहुत मजबूत बना देता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है। तो जी हाँ दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। अगर आप देखें 10% के आसपास करेक्शन के बावजूद भी डिक्सन ने 6 महीने के आसपास ही 250% के ऊपर टर्न दिया है। कोई भी स्टॉक हमेशा टॉप पे रहेगा, तो अगर नंबर्स ठीक नहीं आएंगे तो मार्केट में करेक्शन होता है। और दोस्तों ये हमने सब जगह देखा है। दोस्तों कंटिन्यू लोग उधर पे करते हैं जहां पे बिजनेस जिंदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन के बारे में डिस्कस करें तो आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसी कंपनी के संग जुड़ा हुआ है और पीएलए स्कीम से लॉन्ग टर्म में इनको अच्छे खासे बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका विजन 2025 लेकर 2030 तक का है तो ऐसा इन्वेस्टर दोस्तों आपको कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन ऐसे मार्जिन को लेकर जो कमेंट्री आ रही है उस कमेंट्री को देखना बनता है और आज का कारोबार कैसा और टेक्निकल चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। वैसे आप देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट डेंटेड Q1 मार्जिन। तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन के बारे में डिस्कस करें। डिक्सन खुद ये मानती है कि उनके जो बिजनेस हैं आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं। वो अपने बिजनेस को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं इन स्पाइट ऑफ डेंटेड Q1 मार्जिन, बिकॉज मार्जिन में कैसा हमें डेंट देखने को मिल रहा था। इस डिक्सन के CFO के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आ रही है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बात की जाए इनके अकॉर्डिंग, जो कोविड का जो सेकेंड वेव है, ये पैंडेमिक ये बहुत ही डेडलियर था, जो सेकेंड वेव की मैं बात बोल रहा हूँ। और इसमें क्या हुआ था, कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। आपको पता है गाइस कि टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो सेमीकंडक्टर का जो इशू है उससे वो जूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो मार्केट में एक हायर कमोडिटी का एक इशू चल रहा है जिसकी वजह से शॉर्टेज भी है और प्राइसेस भी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इनके जो क्वार्टर है Q1 के नंबर्स उसके अंदर मार्जिन कमी थी। और एक किस्सा कहना का CFO का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नाम क्या, सौरभ गुप्ता जी। आगे दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि वी डिड नॉट कट ऑन कॉस्ट दिस टाइम एज अपोज टू व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट वेव। तो उनके अकॉर्डिंग ये अपने कॉस्ट को कट नहीं किए हैं जो इन्होंने इसके पहले वेव में किया था। सो देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज दैट किक्ड इन बिकॉज देयर वॉज हार्डली एनी वॉल्यूम इन सम ऑफ द वर्टिकल्स। वैसे मेरा मानना नहीं है भैया, इनके CFO का मानना है। आगे दोस्तों अगर आप देखें तो उन्होंने क्या बताया है कि जो कमोडिटी के प्राइस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और एक अब साइकिल होता है। और बताए कमोडिटीज़ के प्राइस हमेशा भागते नहीं हैं, भागते हैं फिर गिरते हैं, इन्फ्लेशन से सीधा उनका संबंध होता है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से इनके जो मार्जिन्स है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये नवंबर से स्टार्ट हुआ जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आने वाले कल में डिक्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और डिक्सन बहुत ज़्यादा पाँव पसार सकती है। वैसे अगर आप देखें इनका आगे जो बयान है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 68% जो रेवेन्यू है ये एलईडी से हमें देखने को मिलता है। वह डिज़ाइन प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स, ग्रॉस एंड एबिटा मार्जिन्स इन द सेगमेंट आर लोअर देन अदर लाइटिंग एंड वॉशिंग मशीन डिजाइन बाय डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन के बारे में डिस्कस करें तो इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ है। एलईडी से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी की ओर जाता है। लेकिन इसी बीच में चाहे वो लाइटनिंग की बात की जाए, वॉशिंग मशीन की बात की जाए, अभी तो गाइस वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अपने प्रेजेंस को और मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले कल में इनके बिजनेस के नए क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट से कमी नहीं है। लेकिन यस
जो पैंडेमिक है जिसकी वजह से इनके हायर कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन है, ये कंसर्न है। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे और चीज़ें अगर नॉर्मलाइज होती है तो ये दोस्तों इनके मार्जिन को फिर से इंप्रूव कर सकती हैं। इसी जो पूरा खेल है कब तक सुधरेगा, अगर आप देखें तो इनके अकॉर्डिंग जो मिड अप्रैल था बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, ये बहुत ही घातक था, जिसकी वजह से ये मई में भी कंटिन्यू रहा और इनके अंदर अभी ग्रेजुअल रिकवरी हमें जून से देखने को मिल रही है। और ये नॉर्मलिसी की तरफ कब से भागेंगे दोस्तों, जुलाई। जी हाँ दोस्तों, होता है कि जुलाई अगस्त उसके बाद सितंबर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो क्वार्टर है ये आने वाले क्वार्टर में इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो जी हाँ, इनका जो ऑप्टिमिज्म वाला बयान है दोस्तों अपने हमें बहुत ही शानदार है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी कमेंट्री और भी की है। इनके CFO की मानी जाए तो गुप्ता जी का मानना यह है कि क्लाइंट वांट टू आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फोकस ऑन ब्रांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और आप देख सकते हैं कि अमॉन्ग द न्यूअर पार्टनरशिप डिक्सन इज एंटरिंग द डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर सेगमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इनके मैनेजमेंट की तरफ से कि भैया इनका जो पाँव है अब सीधा दोस्तों कूल रेफ्रिजरेटर की तरफ भी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो यस, सेगमेंट वाइज की बात की जाए, लाइटिंग में काम कर रही है, LED में काम कर रही है, मोबाइल में काम कर रही है, और साथ ही साथ दोस्तों वॉशिंग मशीन में काम कर रही है। तो सेम अगर आप देखें तो इनके जो बिजनेस एक्सपेंशन है उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में ये पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि डिक्सन का जो भविष्य है उसमें ग्रोथ काफ़ी हमें दिखाई पड़ती है। ये तो हो गए न्यूज़, हमें न्यूज़ क्या देखने को मिली और डिक्सन के प्राइस में ये फॉल क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कारोबारी कंडीशन के बारे में डिस्कस करें, आज 2,11,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 1,46,00,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब गाइस ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। जहाँ पे मार्केट की बात की जाए ठीक ठाक था, आज मार्केट वीक नहीं था, ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा था। तो उसी बीच में अगर आप देखें इस गिरावट में गाइस हमें जम के एकोमोडेशन देखने को मिल चुका है। कोई भी स्टॉक अगर 3-4 गुना भागेगा तो भैया ब्रेक लगता है। अगर एक साल लो की बात की जाए तो ये पोस्ट स्प्लिट के बाद हमें 1400 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके अगर आप देखें तो गाइस रिसेंटली इसने अपने हाई बनाया था और मार्केट इंतजार भी कर रहा था कि भैया चूंकि F1 का स्टॉक बन चुका है तो शॉर्टर्स लोग बहाना लेते हैं। लेकिन मार्केट कैप की बात की जाए 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से अगर आप कंपेयर करें तो जी हाँ 100 का इंडस्ट्री पी है और इनका जो पी है गाइस 147 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो फाइनेंशियल्स हैं बात की जाए पैरामीटर्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं, 21 के आसपास इनके ROE है, क्वाइट गुड है। ROC भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। करंट रेशियो 1.17 के आसपास है। कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट है लेकिन कंपनी एक्सपेंशन की ओर काम कर रही है और कंपनी का जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है गाइस आने वाले कुछ ईयर में ये 25 से 30% रहने की चांसेस है, जो दोस्तों ठीक ठाक है। लेकिन इनके जो मार्जिन्स अगर वो इंप्रूव होते हैं तो जी हाँ इनके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी दम आ सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में PLI स्कीम से इनको बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने के चांसेस हैं। इसी तो रही न्यूज़, हमें गिरावट देखने को मिली, क्या कमेंट्री आ रही है इनके CFO की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखें कंडीशन क्या भी इमर्ज हो रही है अभी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों अपने बोलिंजर बैंड से आउट देखने को मिल रहा है। और आप देखते हैं कि काइंड ऑफ मोरोबोसो कैंडल बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉपर मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल नहीं बना है, बट फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो कैंडल में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज देखने को मिल रहा है, 36 के आसपास आ चुका है। RSI के बारे में डिस्कस करें 33 के आसपास। तो मेरे हिसाब से गाइस जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर आप प्राइस ओके हैं देन दोस्तों आप जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें 2-4% करेक्शन और भी संभव है। तो मेरे हिसाब से 4200 के नीचे अगर मिलता है या फिर प्राइस अगर आप ओके हैं 40 रुपये का कोई डिफरेंस नहीं है, अगर 4200 के नीचे मिलता है तो जी हाँ दोस्तों 4000 से लेकर 4200 ये इनके अल्टीमेट डिमांड जोन बन के उमड़ सकते हैं। और कभी भी दोस्तों ये 4000 के नीचे जाता है तो एकदम दोस्तों मस्ट बाई स्टॉक बन जाता है। दोस्तों कंपनी डिक्सन बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान रखिएगा। और कंपनी के कभी भी शेयर प्राइस में गिरावट होती है तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटी होती है। तो गाइस और भी एक जो कमेंट्री हो देना इंपॉर्टेंट है, अगर आप टॉप पे लिए हुए हैं तो भैया इसको बेचने का सवाल होता नहीं है, टाइम दीजिए एवरेजिंग करने की, अभी जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अगर आप टॉप पे लिए हैं 4000 के पास चाहें तो थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं तो इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लें। और मुझे लगता है कि हर एक गिरावट डिक्सन जैसे जायंट कंपनी में घुसने का एक मौका बन सकता है। और एवरेजिंग करना है अगर आपके लेवल बहुत ही कम है तो जी हाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 4000 से लेकर 4200 अल्टीमेट इनके सपोर्ट जोन हमें दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यस 4000 के टूटना दोस्तों अपने आप में थोड़ा घातक बन सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें वीकली चार्ट में दोस्तों अपने बोलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो सपोर्ट काफ़ी हद तक हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ अगर 4000 टूटता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है, बिकॉज उसके बाद जो गिरावट होगी थोड़ी सी स्ट्रीम हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गाइस डिक्सन एक अच्छी कंपनी है और कभी भी आपको डिक्सन में मौका मिलता है निचले लेवल पे एकोमोडेशन करने का तो आप गो हेड हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी महंगा है। तो 1-2 स्टॉक चाहे तो आप उठा सकते हैं। तो यही छोटी सी कमेंट्री थी, छोटा सा वीडियो था जहाँ पर डिक्सन में क्यों गिरावट हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों CFO की क्या कमेंट्री आ रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।